आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपने सुचारू रूप से एनसीईआरटी क्लासेस चल रही है, 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आज 7th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, पर्यावरण। 6th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अपने 7th क्लास का है चैप्टर पर्यावरण, पहला चैप्टर पर्यावरण। ठीक है, तो आज अपन पर्यावरण के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अपने 12th तक भी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी कंपटीशन में पूछा जाता है और ज़्यादातर एक टॉपिक चलता रहता है जिसके बारे में नॉर्मल जानकारी अपने आसपास पड़ोस से ही जानकारी मिलती है, पर्यावरण। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। पर्यावरण, पर्यावरण है क्या? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ जिसे अपन चारों ओर जो फैला हुआ आवरण है उसे हम पर्यावरण मानते हैं। जो इसका बेसिकली विभाजन करते हैं, परि प्लस आवरण, चारों ओर के आवरण, जो चारों ओर के फैले हुए आवरण के बारे में बात। अब इसके जो अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, ठीक है। जो पर्यावरण है अपना एनवायरमेंट सबसे बना है, ठीक है। पर्यावरण एनवायरमेंट सबसे बना है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट है, ये फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है, एनवायरोनेर से। इस शब्द से बना है एनवायरोनेर, एनवायरोनेर फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है, एनवायरोनेर से। और एनवायरोनेर का अर्थ होता है पड़ोस। पड़ोस, पड़ोस शब्द से आप समझ रहे होंगे जो अपने आसपास के आवरणों के बारे में बात की गया है। पड़ोस जो अपने आसपास के प्राणियों के जो एनवायरमेंट में है। अब बात करते हैं पर्यावरण है क्या। पर्यावरण अपने आसपास के आवरणों को बोला जाता है, लेकिन इसकी जो परिभाषा है अपनी क्लास 7th की में फर्स्ट चैप्टर में दी गई है। प्राणी जिसमें निवास करता है, ठीक है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले पर्यावरण। पर्यावरण की जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है, किसी भी जीवित प्राणी के, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले प्राणी, प्राणी मतलब लोग, ठीक है। लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति। पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति का सम्मिलित रूपी पर्यावरण है। ठीक है, जो अपने 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है, बहुत अच्छी परिभाषा है।
किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति का सम्मिलित रूप ही पर्यावरण है। अपन ज्यादातर जो बेसिकली ऐसे याद करते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। जो चारों ओर के आवरण है, जो आस पड़ोस का क्षेत्र है, वो सब पर्यावरण में आता है। पर्यावरण इन्वायरमेंट, पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के एनवायरोडेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, जो बेसिकली आस पड़ोस के रूप में यूज किया जाता है। अब पर्यावरण की परिभाषा तो हमें बताई दी गई है, मैंने किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति का सम्मिलित रूप ही पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अब पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। जो पर्यावरण है, पर्यावरण प्राकृतिक एक शब्द यूज करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। और प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की परिघटनाओं का सम्मिलित रूप है। प्राकृतिक और मानव निर्मित, मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण परिघटनाओं का मिश्रण, ठीक है। जो पर्यावरण है, प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण ही पर्यावरण है। अब ये दो शब्दों, दो चीजों की परिघटनाओं का सम्मिलित रूप है, एक तो प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। अब बात करते हैं प्राकृतिक। अब इसमें जो अपने फर्स्ट चैप्टर है, इसमें अपने पर्यावरण के घटक भी दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो प्राकृतिक, एक मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक के रूप में आप ये समझ लो, प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित ये पर्यावरण के परिघटक है, ठीक है, घटक के रूप में माना जाता है। प्राकृतिक के रूप में जो स्थल रूप में स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, उन्हीं का जैव मंडल, वो है प्राकृतिक। जो मानव निर्मित है, जैसे इमारत हुआ, उद्योग हुआ, उद्योग धंधे हुआ, ठीक है, अस्पताल है, भवन है, जो भी मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, वो मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित है। और जो प्राकृतिक है, जो अपने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, जैसे स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये सब प्राकृतिक घटक के रूप में आता है। और जो इनका तीसरा जो इम्पोर्टेंट घटक है, ठीक है, वो है मानव। जो तीसरा घटक है वो है मानव, मानव। अब मानव, जो पर्यावरण है, प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटक है, उनमें से एक जो स्पेशल है, मानव भी एक घटक के रूप में ही माना गया है। क्योंकि मानव के द्वारा, जैसे मानव व्यक्ति है, फिर एक समुदाय है, समुदाय फिर एक परिवार भी है, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, उसके बाद शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी मानव निर्मित, मानव परिघटक में अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मानव परिघटक के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। अब बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। जो अपना पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अपने पहले ही पढ़ा था, 6th क्लास के चैप्टर में भी पढ़ा था, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है। इसमें अपना पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल,
और चौथा है जैवमंडल। पर्यावरण है प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का सम्मिलित रूप है, जिसमें एक मानव भी एक घटक के रूप में माना गया है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के घटक के रूप में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक में आता है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। प्रमुख रूप से ये तीन ही मंडल होते हैं, तीन का सम्मिलित रूप होता है जैवमंडल। ठीक है, इस अब इनके बारे में एक एक के बारे में जानेंगे अपन। स्थलमंडल, स्थलमंडल अपनी पृथ्वी का जो ठोस भूभाग है, जैसे स्थलमंडल माना गया है, पृथ्वी का ठोस भूभाग जो मोटी परत के रूप में पाई गई है वो स्थलमंडल है, जिसमें चट्टानों और खनिजों के द्वारा निर्मित है। जो स्थलमंडल है भूमंडल का जो भूमंडल की कठोर परत के रूप में धरातल पर उपलब्ध है वो स्थलमंडल है। स्थलमंडल महाद्वीपों में तो है, लेकिन महासागरों में भी है। महासागर के जैसे एक महासागर है, ठीक है, तो महासागर में जल भरा हुआ है, लेकिन जो इसकी जो लेयर है नीचे की सतह है वो भी एक भूमंडल के रूप में ही है, जो स्थलमंडल का ही पार्ट है। ठीक है, स्थलमंडल महाद्वीप और महासागर की सतह के अंतर्गत ये सभी स्थलमंडल का पार्ट है। ठीक है, स्थलमंडल में पृथ्वी की जो ठोस परत है वो स्थलमंडल के अंतर्गत आती है। स्थलमंडल अपने खनिजों और चट्टानों के द्वारा निर्मित है, जिसमें पर्वत पठार, मैदान, घाटियां, ये सभी स्थलमंडल के पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में हमने 6th क्लास चैप्टर में बात भी कर ली थी। अब दूसरा है जलमंडल। अपनी पृथ्वी पर जो जल का आवरण है, जो जल का मंडल है, जल के रूप में जो आब है वो जलमंडल के अंतर्गत आती है। जलमंडल में आप जैसे कि जलाशय, नदी, नाले, समुद्र, महासागर, ये सभी जलमंडल के ही पार्ट है। जलमंडल में नदी, जलाशय, नदी, महासागर, समुद्र, ये सभी आपके जलमंडल के रूप में ही उपलब्ध है। अब बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल के जो अपनी पृथ्वी के जो चारों ओर जो वायु की एक परत के रूप में आवरण है वो वायुमंडल है। पृथ्वी के जो चारों ओर वायु का आवरण है जो परत के रूप में है वो वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल के पृथ्वी के जो चारों ओर आवरण है, जो वायु की परतें हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर फैली हुई है। जो अपने सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, हानिकारक किरणें भी आती है, जिनसे बचाव करती है। तो वायुमंडल अपने जैवमंडल का एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में है वायुमंडल, जो अपनी पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाता है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें है उनसे हमें बचाव करता है वायुमंडल। वायुमंडल के चारों ओर वायु की परत है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक स्थिर रूप में है। जैवमंडल, अब बात करते हैं जैवमंडल। जैवमंडल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायु का सम्मिलित रूप है। ये तीनों मंडलों का सम्मिलित रूप ही जैवमंडल में आता है। जैवमंडल आपको जैव से संबंधित आ रहा है, जीव। ठीक है, जैवमंडल जीव से संबंधित है। जो अपनी प्रकृति में जो जीव है, जीव जंतु है, ये सभी जैवमंडल के अंग है। ये सभी जैवमंडल के अंग है। जीव, जंतु, पादप, ये सभी जैवमंडल के अंग है। अब प्राकृतिक जो मंडल है उनके बारे में अपने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अपन पारितंत्र। इन मंडलों के मानव निर्मित, अभी तो प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक घटक के रूप में जाना है। मानव निर्मित के बारे में मैंने बता ही दिया कि मानव के द्वारा जो निर्मित है, जो प्रकृति में उपलब्ध है, जैसे भवन हुआ, इमारत हुआ, उद्योग धंधे हुए, ये सभी मानव निर्मित है और मानव के द्वारा है। ठीक है, पर्यावरण। अब बात करते हैं पारितंत्र। जो अगला बिंदु आता है आपके पारितंत्र। पर्यावरण के बारे में बता ही दिया मैंने। ठीक है,
जो पर्यावरण है, स्थलवर्ण पर्यावरण 3 घटकों का सम्मिलित रूप है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव के द्वारा। ठीक है। पारितंत्र से संबंधित है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, डेफिनेशन नहीं लिखा देता हूं आपको, वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी का सम्मिलित रूप, वह तंत्र जिसका वह तंत्र जिसमें जीवधारियों का पारितंत्र में वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियों का एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिकों, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियों का, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, वह तंत्र जिसमें जीवधारियों का सम्मिलित रूप है तथा एक दूसरे के साथ प्राकृतिक और रासायनिक वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियों का सम्मिलित रूप है तथा एक दूसरे के साथ प्राकृतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियों का सम्मिलित रूप है तथा एक दूसरे के साथ प्राकृतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, वो पारतंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। जिसमें वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। पारतंत्र एक बिंदु आता है जिसमें वह तंत्र जिसमें जब जीवधारियों का सम्मिलित रूप एक दूसरे के साथ प्राकृतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, वो पारतंत्र के अंतर्गत आता है। पारतंत्र से आप समझ सकते हैं जिसमें मनुष्य एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें सभी मंडलों से जो सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे पृथ्वी पर रहता है तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन सभी से परस्पर क्रिया करता है, जिसमें वह निवास करता है। ये सभी पारतंत्र के अंतर्गत आता है। अब इसमें उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं मरुस्थल, ठीक है, घने वन, नदी, समुद्र, वायुमंडल। ठीक है। मतलब इसमें जो प्रकृति के साथ जो मानव अपने पारस्परिक क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे निवास करते हैं, जिसमें मरुस्थल हुआ, नदी हुआ, वन हुआ, इसमें पर्यावरण के एक स्पेशल बिंदु के रूप में, जो एक टॉपिक के रूप में जिसमें सामंजस्य क्रिया करते हैं, जैसे मरुस्थल हुआ, मरुस्थल एक पारितंत्र है, वन हुआ, वन एक पारितंत्र है, नदी एक पारितंत्र है, समुद्र एक पारितंत्र है। पारितंत्र मतलब प्रकृति के साथ एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। वायुमंडल है, ये सभी पारितंत्र है।
इसमें डेफिनेशन लिखी हुई, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी सबका सम्मिलित रूप तथा एक दूसरे के साथ प्राकृतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। क्योंकि इसमें क्रिया करेंगे, परस्पर क्रिया ही करेंगे, जिससे कि मानव इनके साथ सभी के साथ मरुस्थल, वन, प्रकृति, ये सभी एक पारतंत्र का अंतर्गत है। जैसे सर्दी है, सर्दी मनुष्य के इफेक्ट करती है, तो सर्दियों में धूप में बैठना होता है, स्वेटर वगैरह गर्म कपड़े पहनने होते हैं। जैसे गर्मी का टाइम है, गर्मी का टाइम मनुष्य को इफेक्ट डालता है, प्रकृति का जो इफेक्ट डालता है। गर्मी के टाइम में अपन सूती कपड़े पहनते हैं, जिससे कि गर्मी अपने को कम लगे और धूप के क्षेत्रों में कम निकलते हैं। दिन के टाइम, शाम सुबह के टाइम ज्यादा घूमते हैं। तो सभी पारतंत्र का अंग है, वे सभी पारतंत्र के रूप में कार्य करते हैं, पारतंत्र के रूप में कार्य करते हैं। अब जो लास्ट बिंदु आता है आपका मानवीय पर्यावरण, ठीक है, जो लास्ट बिंदु आता है मानवीय पर्यावरण, अब उसके बारे में बात करेंगे। जो आपके इस पर्यावरण टॉपिक का लास्ट बिंदु है। पर्यावरण टॉपिक का लास्ट बिंदु है आपका मानवीय पर्यावरण, ठीक है, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण से क्या आशय है? मानवीय मतलब मानव, और पर्यावरण के बारे में बताया जाए जिसमें मनुष्य निवास करता है और जो जीवित प्राणियों के चारों ओर के जो वस्तुएं, प्रकृति, लोग, स्थान, ये सभी पर्यावरण की परिभाषा है और मानव के द्वारा है, ठीक है। मानवीय पर्यावरण जो मानव का पर्यावरण के रूप में जो वर्णन किया गया है, जो पर्यावरण में जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में बात की गई है मानव के बारे में। तो आपको बताएं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मनुष्य जंगल में आदिवासी के रूप में रहते थे, ठीक है, आदिवासियों के रूप में रहते थे। आदिवासियों के बाद उन्होंने एक समूह बनाना स्टार्ट किया, जो समुदाय के रूप में, जो अपने आदिवासियों में तो कंद मूल, फल, सब्जियां यही खाते थे। उन्हें न तो खाना पकाना आता था, ये जो मशीनें आज के टाइम में आ गई है वो उस टाइम नहीं थी। आदिवासी कंद मूल, फल वगैरह ही खाते थे। उसके बाद उन्होंने समुदाय बनाया, ठीक है, समुदाय से तात्पर्य है कि इन्होंने अपनी एक समूह के रूप में कार्य किया। जो आदिवासी है तो एक दूसरे के जीवन के रूप में डरते थे, एक दूसरे से जीवन के रूप में संघर्ष करते थे। जंगलों में इनका निवास था, जंगल से कंद मूल, फल, सब्जियां यही इनका खाना था, जड़ी बूटियां वगैरह यही इनका उपचार था। उसके बाद इन्होंने समुदाय बनाया, मतलब जो आदिवासी थे उन्होंने एक समूह के रूप में रहने लगा, जिससे उनकी रक्षा हो सके, अपना जीवन का बचाव कर सके समुदाय के रूप में आने के बाद इन्होंने फसल उगाना स्टार्ट किया, ठीक है, फसल उगाने के बाद इन्होंने पशुपालन शुरू किया। फसल से ये है कि वे भोजन वगैरह के लिए फसल वगैरह का उत्पादन करने लगे। जो जंगलों में बीज वगैरह उपलब्ध थे उनके द्वारा फसल का विस्तार होने लगा। फिर उसके बाद पशुपालन करने लगे, पशुओं को एक पालन के रूप में, मतलब उनको एक अपने पशु को इस प्रकार रखना कि उनका पालन हो सके, जिससे उनसे भय न हो और उनका सही उपयोग किया जा सके। तो इन्होंने प्रकृति के साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दी थी। देखो, आदिवासी समुदाय के रूप में रहे, फिर उन्होंने फसल उगाना स्टार्ट किया, फिर पशुपालन स्टार्ट किया। पशुपालन के बाद, ठीक है, पशुपालन के बाद इन्होंने अधिक अनाज उगाना स्टार्ट किया, ठीक है। पशुपालन के बाद इन्होंने अधिक अनाज करना स्टार्ट किया। अधिक अनाज हो गया तो लोगों ने वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए वस्तु विनिमय
वस्तु विनिमय पद्धति का शुरुआत की। अब वस्तु विनिमय पद्धति है क्या? देखो उस टाइम कोई करेंसी वगैरह तो थी नहीं आदिवासियों के पास। आदिवासी अपना जो व्यापार थे एक वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर ही करते थे। किसी के पास कोई वस्तु ज्यादा है, किसी के पास किसी की कमी है, तो वो कमी वाला अधिकता वाले व्यक्ति के पास से उन वस्तुओं को ग्रहण करता था, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु प्रदान करना। उस टाइम धन वगैरह की कमी थी, ये धन को एक वस्तुओं के रूप में ही जानते थे, जिसके पास अधिक है उससे प्राप्त करना और उन्हें उनके बदले में उसको कोई अलग वस्तु देना जिसकी उसको कमी है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय पद्धति स्टार्ट की। वस्तु विनिमय पद्धति के बाद इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है, व्यापार का जन्म हुआ तो वाणिज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। वाणिज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ तो इन्होंने अपने जो तौर तरीके हैं वो सारे बदल दिए। जो पहले के आदिवासियों के तौर तरीके हैं उन्होंने इनका परिवर्तन किया और जो प्रकृति के साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि प्रकृति के साथ एक तालमेल के रूप में रहना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। आदिवासी फिर समुदाय के रूप में फसल उगाना स्टार्ट किया, फिर पशुपालन, उसके बाद अधिक अनाज उगाना स्टार्ट किया। अधिक अनाज उगाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वस्तु विनिमय पद्धति की शुरुआत हुई। वस्तु विनिमय पद्धति के बाद इन्होंने पहिए का आविष्कार किया था। ठीक है, पहिए का आविष्कार किया था। पहिए का आविष्कार के बाद इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्यापार का साधन का रूप में उपयोग किया। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। वाणिज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ तो शिक्षा का विस्तार होने लगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का विस्तार होने लगा। तो इन पूरे चक्र से आप ये समझ सकते हैं कि मानव ने अपना एक प्रकृति के साथ तालमेल बनाने के लिए इनका प्रकृति का सदुपयोग करता रहा और अपने स्थितियों में सुधार लाता रहा। हर स्थिति में उन्होंने आगे बढ़ने के लिए एक सुधार के रूप में शुरुआत की। जिस प्रकार आदिवासी समुदाय, फसल, पशुपालन, फिर अधिक अनाज उगाना, वस्तु विनिमय पद्धति, पहिए का आविष्कार करना, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, ये सभी मानव पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, मानव का पर्यावरण के साथ समरसता से रहना, उनका उपयोग करना सीख लिया था। ठीक है, अब पर्यावरण के बारे में बात हो रही तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु और युद्ध, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लगभग सभी कंपटीशनों में आता रहता है, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, टीचर लाइन की हो, बैंक पीओ, किसी भी भर्ती का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आता रहता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को क्यों मनाया जाता है? 5 जून, ठीक है, 1997 में लगभग स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून को। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसमें पहली बार विश्व में पर्यावरण के सुरक्षा के लिए एक आवाज के रूप में उठा था। जो सबसे बड़ा जो संगठन के रूप में, एक दिवस के रूप में जिसकी शुरुआत हुई थी वो 5 जून से हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन से। ठीक है, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। और आज का ये आपका टॉपिक है जो कंप्लीट होता है, और मैं लगता है कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। और अपन सीडी बाई सीडी चलेंगे, ये नहीं कि आप सीधी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी उठाते हो। ये है कि अगर आप 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको ज्योग्राफी में जो बेसिक है, जो आपको कमजोरी बनती है आगे जाके,
बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में उभर के आता है, वो आपकी बोरिंगता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक टॉपिक वाइज टॉपिक आप पढ़ते रहेंगे तो आपके जो ज्योग्राफी है वो अच्छे से समझ में आने लगेगी। और ये जो ज्योग्राफी है आपकी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, सभी में ये काम आने वाली है। जो सभी का जो एक सब्जेक्ट के रूप में है, एक ज्योग्राफी जो जिससे सभी जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपको अगर ज्योग्राफी नहीं पता है तो आप उसके बारे में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल आप कैसे समझ पाओगे। तो ज्योग्राफी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में भूमिका निभाती है। तो आप इनको एक अच्छे से छठी से फिर 12th तक की आप हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आप उनको अच्छे से रिवाइज करते जाओ। एक दो बार रिवाइज करके आप देख लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई बिंदु रहता है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कर देना, लिख देना टाइप करके, और मैं उसको एक अच्छे विश्लेषण के साथ दोबारा से समझा दूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन रूप में प्राप्त हो, जिससे कि हम आगे सुचारू रूप से क्लासें अच्छे से चलती रहे। और स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोचिंगों में पढ़ते हो, कोचिंगों में पढ़ने के बाद सर पढ़ाते हैं छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं छठी क्लास की एनसीईआरटी में। वहां पे तो आप टीचर से अच्छे से पढ़ते हो कोचिंगों में। तो यह है कि जो एनसीईआरटी है भूमिका निभाती है। जब एग्जाम हो लेता है उसके बाद टीचर ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी प्रूफ देखो। तो ये कि एनसीईआरटी अगर पढ़ लोगे तो उससे क्या है कि आपका जो बेसिक नॉलेज है और जो कंपटीशन है वो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।